हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ। और आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में अभी भी दिक्कतें हो रही हैं। इवन उनको पता ही नहीं कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है, और वो फिर भी फॉर्म सेंड कर दे रहे हैं वहाँ पे। और एलिजिबल आप नहीं है, फिर फॉर्म भेजिएगा तो क्या मतलब है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ से। तो आपका समय भी बर्बाद और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आप इस एपीएस की वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो दूसरी वैकेंसीज आ रही है, उनमें अप्लाई कीजिए, उनमें अपना एफर्ट दीजिए पूरा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ ये है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत सारे स्कूल्स का क्या अलग अलग भी है। जैसे रुड़की और भी बहुत सारे स्कूल्स क्या अपना अपना फॉर्म निकाल रहे हैं। तो जो वो फॉर्मेट दे रहे हैं उसी फॉर्मेट में आप क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। वो फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी फाइल सेक्शन में सब फॉर्म है, एडवर्टीजमेंट है। दूसरा ये है कि AWES इंडिया के वेबसाइट से भी आपको फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके। तीसरा ये है कि जो भी स्कूल का पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे वर्क विथ अस होता है, वैकेंसी सेक्शन है, एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़ है। तो उनका फॉर्म रहता है, CSB रिक्रूटमेंट और ये सब चीज़ें। तो आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया, पहला काम आपका है कि फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है। फिर आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अब फॉर्म भरने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला चीज़, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो सब अगर आपके पास है तो मेंशन कीजिए, सही मेंशन कीजिए उसमें। दूसरा चीज़, आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना है। और जो भी आपका गेम्स हॉबीज़ ये सब है उसको सही से मेंशन कीजिए। ऐसा नहीं कि क्रिकेट लिख दिए, खो खो कबड्डी कुछ भी लिख दिए वहाँ, और उसके बारे में आपको पता ही नहीं उस गेम के बारे में। तो वही गेम्स और हॉबीज़ लिखिए जो आपको अच्छे से आता है। अगर आपसे कुछ पूछे तो आप वहाँ पे बता पाइए इंटरव्यू में। इसके अलावा फॉर्म में जो भी CSB मांग रहा है या OST स्कोर कार्ड मांग रहा है, तो CSB या OST दोनों एक ही चीज़ है। जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए थे आप, OST जो था ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, या पहले होता था कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड करके, तो वो भी एक ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कराते थे। तो दोनों एक ही बात है, वहाँ पे वही भरना है आपको। परसेंटेज जो या मार्क्स मांग रहा है तो मार्क्स भरिए, परसेंटेज है तो वहाँ पे फॉर्म में परसेंटेज लगाना है। तो फॉर्म भरने के बाद से आपको क्या करना है कि एक DD बनवाने के लिए बहुत जगह बोला जा रहा है। तो डिमांड ड्राफ्ट कहाँ से बनेगा? तो डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक से बनेगा जो कि नेशनलाइज्ड बैंक हो। नेशनलाइज मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट बैंक है। जनरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, और यूको बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक है, उत्तर ग्रामीण बैंक होते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के जो बैंक है, सरकारी बैंक है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि एक चेक बुक लेके जाइएगा अपने नाम का, जो होगा आपका जो अकाउंट होगा। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट नहीं है तो आगे फ्यूचर में ज़रूरत तो पड़ेगा ही, तो एक दो दिन में अकाउंट खुल जाता है। तो आप अकाउंट कोई भी सरकारी बैंक से खुलवा के वहाँ उनको बोलिए कि मुझे चेक बुक चाहिए। आप चेक बुक उनसे ले लीजिए और अपने अकाउंट से कोशिश करें कि हम DD बनवा दें। अगर मान लीजिए कि अब लास्ट डेट निकला जा रहा है, नहीं पॉसिबल है, तब दूसरे के अकाउंट का यूज़ कीजिए। और एप्लीकेंट, इसके बाद से जैसे आप DD बनवा के लाएं, कहीं 250 का बन रहा है तो DD के जस्ट बैक साइड में एप्लीकेंट नेम में अपना नाम लिखिए। दूसरा चीज़ है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसे क्या होगा, TGT मैथ्स, PGT बायोलॉजी, जो PRT है, तो वो बैक साइड में आपको एप्लीकेंट नेम और सब्जेक्ट DD पे लिखना है। इसके बाद से DD ओरिजिनल भेजना है, फोटोकॉपी नहीं भेजना है वहाँ पे। और तो पहला चीज़ समझ में आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उस पर एक फ़ोटो पेस्ट करना है, DD ओरिजिनल भेजना है आपको। इसके बाद से थर्ड चीज़ क्या है कि आपको जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th का मार्कशीट हो गया, 12 का मार्कशीट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा दीजिए उसका, 10 12 का। और फिर ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं तो PG का मार्कशीट हो गया, सीटेट का मार्कशीट हो गया, OST स्कोर कार्ड जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, है तो लगाइए, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। तो वो सबको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कीजिए वहाँ पे। और इसके बाद से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास कुछ भी है, जैसे कि आप कहीं भी पढ़ाए हुए हैं कोई स्कूल में, तो उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होना चाहिए। और आप देख लीजिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नहीं भी है जो भी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट
कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है अचीवमेंट अवार्ड, तो वो सबको भी आप उसमें लगा दीजिए। क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने आप बोलिएगा कि मुझे ये सब चीज़ें है, ये मिला हुआ है अवार्ड वगैरह, तो उसका एक बेनिफिट होता है, एक प्लस पॉइंट होता है। तो आपको ये समझ में आ गया। फॉर्म भरना है, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मार्कशीट और डिग्री वगैरह सबको। और दूसरा बात, तीसरा चीज़ ये है कि डिमांड ड्राफ्ट तो बता ही दिया। इसके अलावा ये तीनों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म और डीडी, तीनों को एक स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट कोई भी जो पोस्ट ऑफिस है या रेलवे के आरएमएस में होता है, वहाँ से भी स्पीड पोस्ट होता है। तो स्पीड पोस्ट आप कोशिश कीजिए कि फॉर्म के जल्द से जल्द भेजें। ये नहीं कि 5 दिन बचा हुआ है, 3 दिन बचा हुआ है, तब आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, पता चला कि छुट्टी हो जा रहा है, फॉर्म आपका लेट पहुंच रहा है वहाँ पे। अब जब उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि उसके बाद से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप उस पर ये नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका लेट चला गया, तो बहुत से बहुत आप क्या कीजिएगा, फ़ोन करके रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर मेरा एक्सेप्ट कर लीजिए, कुछ कारण से डिले हो गया था, फॉर्म छुट्टी हो गई थी या कुछ। लेकिन वो लोग क्राइटेरिया को नहीं मानेंगे, तब आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आप पहले ही फॉर्म भेजिए और जल्द से जल्द देख के। उसके बाद से जब फॉर्म डीडी पे अपना नाम, एप्लीकेंट, ये सब लिख दिए, इसके बाद जो इन्वेलप है, इन्वेलप पे भी आप लिखिएगा कि जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेंट नेम, जो भी आपका पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा में ऊपर में क्या लिखना है, टू, पूरा स्कूल का एड्रेस। स्कूल का एड्रेस बहुत सारे नोटिफिकेशन में भी लिखा रहता है। अगर नहीं लिखा है तो आप जो स्कूल का वेबसाइट है पर्टिकुलर एपीएस का, उसके कॉन्टैक्ट अस में जाइएगा और वहाँ पे जो एड्रेस है उसको कॉपी, पिन कोड वगैरह सब दे के, और टू में वो लिखने के बाद बैक साइड में अपना एड्रेस पूरा दीजिएगा, जिसमें आपका प्रॉपर नेम हो, एड्रेस हो, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर है, तो वो सब दीजिएगा। कई बार क्या हो रहा है, फॉर्म बहुत लोगों का रिटर्न आ जा रहा है गलत एड्रेस पे भेजने से, तो वो चीज़ें रिटर्न आ जाएगा तो दोबारा से आप उसको सही एड्रेस पे करेक्ट करके भेज सकते हैं। तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट दोनों से भेज सकते हैं आप, कोरियर मत कीजिए। तीसरा चीज़ ये है कि आप उसको स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गया फॉर्म के रिगार्डिंग। अब जैसे कि एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक क्लस्टर के अंदर में जैसे 3 स्कूल है, कहीं 2 स्कूल है, तो उनका नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि यू कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 स्कूल इन 1 क्लस्टर। आप एक ही स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं एक क्लस्टर के अंदर में। क्लस्टर एक हेड स्कूल होता है, उसके अंदर में 2-3 स्कूल है, कहीं 4 स्कूल है, तो कोई एक स्कूल में आप इसको सेंड करना है। ये नहीं कि तीनों स्कूल में फॉर्म भेज दिए आप एक ही क्लस्टर के अंदर में, तो वो फिर रिजेक्ट होगा। मतलब कि आपको एक ही जगह से कहीं कुछ कॉल आएगा, 3 जगह भेजने का कोई मतलब नहीं है। और तो ये समझ में आ गया। एक और जैसे कि एक स्कूल के अंदर में आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और पीआरटी के लिए भी अगर एलिजिबल हैं तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, पीजीटी के लिए अलग, टीजीटी के लिए अलग, और दोनों के लिए सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट और मतलब कि सेपरेट डीडी बनेगा, और तब आप वहाँ पे भेज दीजिए। और आप स्कूल के आसपास में रहते हैं, कम टाइम बचा हुआ है, तो आप स्कूल में जाके भी वहाँ पे जमा कर दीजिए। और इसके बाद से मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी में जैसे कि अभी बहुत सारे जगह पे क्या हो रहा है कि रेगुलर की वैकेंसी आ रही है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और कहीं पे फिक्स टर्म में। रेगुलर वाला जो रहेगा आपका परमानेंट रहेगा, 60 ईयर्स तक होता है। शुरू में वो 2 साल या कुछ कहीं 1-2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद से वो कंफर्म कर देते हैं वो लोग। फिक्स टर्म वाला 3 साल के लिए जॉब रहेगा। अब मान लीजिए कि 3 साल वाले में आपके बीच में कहीं जॉब लग जाता है, तो उनका कुछ नोटिस पीरियड होगा, वो सर्व करके आप उस जॉब को छोड़ के वहाँ पे दूसरे जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले में ये रहता है कि 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और 11 मंथ्स जैसे ख़त्म होगा दोबारा से आपको फिर से उनका टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आप उस स्कूल में दें या कहीं और भी जाके आप अपना फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अभी कहीं भी जॉब नहीं है, तो आप एडहॉक पे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, कर लीजिए। बाद में अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वहाँ से छोड़ के और दूसरे जॉब में आप फिर चले जाइएगा। तो ये सब कुछ बात है। और बहुत सारी जगह पे क्या है कि ओएसटी जो है, जो आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो वो चीज़ क्लियर लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि
OST is not mandatory to apply in a particular school, so you can clear the OST after within 2 years from the date of joining the school. मतलब आप जिस डेट से स्कूल को ज्वाइन करेंगे उस डेट से 2 साल के अंदर में आप अगर OST क्लियर कर लीजिएगा तो आपका जॉब क्या होगा, वो रेगुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी स्कोर कार्ड नहीं है और जो नोटिफिकेशन में क्लियर लिख दिया है कि OST नहीं भी है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तभी आप वहाँ पे फॉर्म भेज सकते हैं, भेजिए फॉर्म, कोई OST का ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आपका ये 2 साल के अंदर में आपको 100 नंबर लाना रहेगा 200 में से, अगर 200 में से 100 नंबर आ जाता है तब आपका, चाहे पहले साल में लाइए आप दूसरे साल में लाइए, तो आपका जॉब को फिर वो क्या करेंगे, परमानेंट हो जाएगा वहाँ से। तो ये समझ में आ गया, विदाउट OST भी आप मैक्सिमम जगह अप्लाई हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हो गया कि TGT के लिए एक चीज़ है, ये चीज़ सुन लीजिए, TGT में सीटेट या टेट कंपलसरी है। टेट मतलब क्या होता है, स्टेट का होता है, तो सीट जैसे कि आप TGT पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो जो हर स्टेट का टेट होता है, जो पेपर 2 होता है, तो वो आप क्लियर किए होंगे, जिसमें आपका जो मांगता है 60%, 90 नंबर अगर आप क्लियर हैं। यहाँ पे सीटेट में भी 90 नंबर ही मांगता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, तब आपको इसके लिए भी एलिजिबल है। तो TGT में आपका ग्रेजुएशन 50%, BEd 50% और सीटेट या टेट जो है दोनों में से एक में 50% होना चाहिए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है, जिसका वीडियो मैं जस्ट आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, कुछ देर के बाद ही अपलोड कर दूंगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए TGT पोस्ट के लिए। और इसके अलावा PRT में तो आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, उसमें जनरली ऑल सब्जेक्ट भी होता है, या कुछ कुछ सब्जेक्ट वाइज भी कहीं कहीं अप्लाई हो रहा है, कहीं मैथ्स मांग रहे हैं, कहीं म्यूजिक वगैरह, ये सब चीज़ें हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग गलती ना करें इस फॉर्म को भरने में, और इसको ध्यान से भर के कोशिश यही कीजिए कि जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। और सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए, दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते रहें। आप भर के छोड़ दीजिए उसको, इंटरव्यू के लिए वो लोग कॉल भी कर देंगे, आपको मेल भी आ जाएगा। बाकी जब भी कुछ पता चलता है, चाहे चांदी मंदिर हो या दागसाई हो, जहाँ से भी आ रहा है, दागसाई से भी, कहीं से भी अगर इंटरव्यू आता है तो मुझे जैसे ही पता चलेगा तो मैं टेलीग्राम पे या जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे पोस्ट करके या वीडियो बना के वो सब डाल दूंगा डिटेल्स, कहीं से भी। तो आप फॉर्म भेज दीजिए, उसके बाद निश्चिंत रहिए, आपका कॉल अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो वो लोग करेंगे आपको। और बाकी आप दूसरा एग्ज़ाम्स का भी तैयारी करें, है ना। और खाली नहीं मतलब बैठे आप, जैसे कि कुछ भी है वो अभी प्राइवेट है, तो प्राइवेट भी अगर पार्ट टाइम में कुछ कर रहे हैं तो वो सब भी आप करते रहें, उसके बाद से जैसे ही कोई अच्छी वैकेंसी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।